हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम वापस देखने वाले हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस फॉर द 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। सो फार वी हैड completed 8 lectures with combined videos. Okay, now what's the topic of today? So we were at the solvency ratio, short term solvency ratio. In that short term solvency ratio we had completed current ratio. Now today's topic is liquid ratio. What is liquid ratio? So liquid ratio means जो liquid position को बताए। liquid position मतलब ऐसा होता है कि the assets which quickly converted into cash। तो ऐसे asset जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जा सकें उसे हम लिक्विड asset कहते हैं। Now meaning liquid ratio shows relation between liquid asset and current liabilities. This ratio indicates the proportion of liquid asset against current liabilities. Okay, so this ratio also indicates the liquidity of business entity. From the current asset, the stock and expense paid in advance are deducted. The balance figure is known as liquid asset. So ध्यान रखिए, आपने करंट अकाउंट करंट एसेट कैसे फाइंड करना है वो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। उस करंट एसेट में से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हो, क्या स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? सो फॉर्मूला हियर, लिक्विड रेशियो इज इक्वल लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. Hopefully you are getting my point. Now liquid asset are such asset which are easily converted into cash and cash equivalent. So hopefully you are getting my point. So the formula is very easy. So your work is pause the video and write down the formula without seeing. Okay, अगर देख लिया है उतना समझ में आएगा. Sorry for the disturbance. Now let's move on. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लिक्विडिटी जो बिजनेस की है वो मेंटेन रहे, ये चेक करना होता है. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू आल्सो मेजर द लिक्विडिटी. द पर्पस ऑफ इज टू मेजर कैपेसिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. दिस रेशियो इंडिकेट बेटर कैपेसिटी इन पेइंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज देन करंट रेशियो. क्यों? क्योंकि करंट रेशियो में जो है एक स्टॉक भी इंक्लूड किया जाता है, बट स्टॉक जो है वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता. जब तक बिकेगा नहीं तब तक कन्वर्ट होगा नहीं. बट और इस रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म है. इस रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इस रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म है 1:1. और करंट का क्या था? तो करंट का था 2:1 और इस रेशियो का है 1:1. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ लेट्स हैव द इलस्ट्रेशन. So illustration number 14 I am taking here. From the following information of SL Limited calculate liquid ratio. Now which liquid ratio अगर calculate करना है, so here current asset is given, okay, current liabilities are given and current assets are given. क्या करना है? देखो स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो करंट एसेट में से माइनस कर दिया जाएगा. आप देख रहे हो ये रहा स्टॉक, ये माइनस हो जाएगा. डेटर नहीं, क्योंकि करंट एसेट में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा. डेटर या डेटर जो है वो प्लस किए जाएंगे. एक्सपेंस पेड इन एडवांस माइनस कर दिया जाएगा. अगर ऐड किया हो तो माइनस किया जाएगा. ध्यान रखना, ऐड किया हो तो माइनस किया जाएगा, ऐड ही नहीं किया तो माइनस भी नहीं करना है. बिल्स रेशियोबल ये प्लस करना है. ठीक है, तो देख लीजिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. नाउ लिक्विड एसेट हाउ कैन वी फाइंड? सो करंट एसेट इज गिवन टू अस इज 2 लाख रुपीज. उसमें से माइनस करना है स्टॉक और उसमें से माइनस करना है एक्सपेंस पेड इन एडवांस. ये चीज़ें हमने माइनस कर दी बाकी. ठीक है, तो ये 40,000 हमने कर दिया माइनस, तो बचा क्या? बचा 1,60,000. लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं करना है, तो इसी तरह से 160 डिवाइडेड बाय 160, आंसर इज 1:1. 1:1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इट मीन्स द कंपनी इज हैविंग गुड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. ओके, नाउ illustration number 15. From the following information of I Limited calculate current ratio and liquid ratio. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके, इसे ऐड करेंगे. डेटर्स इसे भी ऐड करेंगे. बिल्स रिसीवेबल ऐड करेंगे. स्टॉक इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लिक्विड फाइंड कर रहे हैं. करंट इन्वेस्टमेंट इसे भी ऐड करेंगे. अगर लायबिलिटी की बात करें
तो लायबिलिटी में क्रेडिटर यस लेना है, बिल्स पेबल भी लेना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यस लेना है क्योंकि है तो लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ करंट लायबिलिटी, या करंट लायबिलिटी बिकॉज टैक्सेशन इज पेएबल विद इन 1 ईयर. अब चेक कर लेते हैं वेदर आई एम करेक्ट और नॉट. नाउ करंट रेशियो, एक मिनट क्या क्या बोला था फाइन करने के लिए, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो बोथ. ओके, तो अगर करंट रेशियो फाइंड करना है तो आपको स्टॉक ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, स्टॉक ऐड करना पड़ेगा. नाउ तो करंट असेट कैश इज 180, debtor is 120, bills receivable 160, current investment and stock. So finally the current assets are 6 lakh. Now liabilities, so liabilities if you see creditor, bills payable, outstanding expense and tax provision for taxation, total 4 lakh 60,000. Now as per the formula 6 lakh divided by 460, answer is 1.3 into 1. Now if you want to find the liquid asset, तो liquid asset find करने के लिए आपको current asset में से stock minus करना है. See current asset is 6 lakh minus stock 140, the answer is 460. Now liquid asset formula, liquid ratio formula, liquid ratio is equal liquid asset divided by current liabilities. So the liquid assets are of 4,60,000 and liabilities are 460. So 460 divided by 460, again the answer is 1:1. So hopefully you are getting this. Now रिलेशन ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज विद करंट रेशियो. देखो ये रिलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है. रिलेशन क्या है कि अगर करंट असेट इंक्रीज होता है तो करंट रेशियो भी इंक्रीज होगा, और अगर करंट असेट डिक्रीज होता है तो करंट रेशियो भी डिक्रीज होगा. कॉमन थिंग है क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा था. अगर लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा. तो ये याद रख लेना. ठीक है, सो अभी ये हमने पूरा किया, मतलब ये पीपीटी जो मैंने बनाई थी इस लेक्चर के लिए वो पूरा किया. हालांकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम बचा हुआ है, तो मैं एक और इन्फॉर्मेशन, एक और रेशियो जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ. स्टे ट्यून विद मी. सो मैंने नेक्स्ट लेक्चर की पीपीटी भी जो है इसी में इंक्लूड कर ली. नाउ अब हम देखने वाले हैं, तो अभी तक हमने कितने रेशियोज कंप्लीट कर लिए, तो अभी तक हमने 6 रेशियोज कंप्लीट कर लिए. कौन कौन से रेशियो कंप्लीट किए? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट किया, ऑपरेटिंग रेशियो कंप्लीट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट किया, देन नेट प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट किया, करंट रेशियो कंप्लीट किया और लिक्विड रेशियो कंप्लीट किया. अभी हम देखने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज. तो सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन से हैं? तो सॉल्वेंसी रेशियो में आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो जो है ये बताती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. कौन सी सॉल्वेंसी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. और करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. ध्यान रखना. तो अभी हम देखने वाले हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो. नाउ द डेट टू इक्विटी रेशियो, व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो? सो मीनिंग debt to equity ratio shows a relation between debt and equity, means shareholders fund. This ratio indicate the proportion of equity against debt. Here equity means shareholders fund, equity shares, capital, reserves and surplus are indicated in shareholders fund. तो shareholder fund में क्या क्या आता है? तो shareholder fund में आता है share capital plus reserves and surplus. Okay, now a business entity is considered as solvent when the proportion of equity is greater than debt. मतलब अगर इक्विटी ज़्यादा है डेप्ट से तो उसे हम कहेंगे कि कंपनी की सॉल्वेंसी अच्छी है और फ्यूचर में अपने डेप्ट जो है वो पे कर पाएगी और सर्वाइव कर पाएगी. ना फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड. क्या? डेप्ट मतलब कौन सा डेप्ट? तो डेप्ट जो है वो आएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला तो करंट में चला गया था. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड फंड. ओके, ट्रेंड. सो देर इज नो स्टैंडर्ड मेजर. यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है. हर एक कंपनी के अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजी है, अलग अलग माइंडसेट है, तो हर एक कंपनी अकॉर्डिंगली काम करती है. नाउ
देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ FL लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 10 लाख, ओके, जनरल रिजर्व इज गिवन 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन 4 लाख। तो ये हो गया इक्विटी, ये हो गया शेयर होल्डर फंड। ये क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड, क्योंकि उसमें क्या क्या आता है? इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व, जनरल रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है सरप्लस। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो करंट लायबिलिटी है, तो वो आएगा नहीं। लॉन्ग टर्म लोन, यस ये आएगा। प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी आएगा। तो ये है 4 लाख, इधर हो रहा है 4 लाख, और इधर होता है टोटल 6 and 10 16 and 4 20 lakh। ओके, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। So if we apply the formula, debt to equity ratio is equal liabilities means long term liability divided by shareholders fund. So the liabilities are of 4 lakh and the equities are of 20 lakh as we discussed. Now liability, the 4 lakh divided by 20 lakh, answer is 0.2 into 1। ठीक है, 0.2 into 1। तो अब ये कोई पूछे कि सर ये सही है या गलत, देखो इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो ज़्यादा लायबिलिटी रखती है, अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, नाउ लेट्स हैव इलस्ट्रेशन नंबर 17। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स आर ऑफ 25 लाख and long term loans are 6 lakh, long term provision are 4 lakh and current liabilities are 4 lakh। तो यहाँ लायबिलिटी तो सारी दी है, देखो लायबिलिटी दी है 6 लाख, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दी है 4 लाख, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई 10 लाख, और करंट लायबिलिटी भी दी है। तो यहाँ क्या नहीं दिया? यहाँ शेयर होल्डर फंड नहीं दिया। क्या नहीं दिया? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड करोगे? तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। क्या? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये रहा अप्लाइड फॉर्मूला एज यू कैन सी। नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख एज वी डिस्कस्ड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड करोगे? सो टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी कितनी होती है? तो टोटल लायबिलिटी होती है 15 लाख, 25 माइनस 15 दैट इज 10 लाख। सो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड आ गया, कितना आ गया शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर्स फंड आ गया 10 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी भी आ गई 10 लाख। नाउ 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, द आंसर इज 1। तो 1 into 1 दैट इज आवर आंसर। क्लियर? सो होपफुली you are getting this. Now let's have illustration number 18. From the following information of our company limited, calculate debt to equity ratio. Again debt to equity ratio. Non current assets are given. Non current asset मतलब long term asset. Current assets are given means assets are given. Total liabilities are given. In total liabilities are given, creditor is given, bills payable is given and outstanding expenses given. तो अगर यहाँ देखते हो तो ये है टोटल लायबिलिटी 15 लाख रुपए की, और ये है करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यस और नो, या तो आपको मिल जाएगी, अगर आप टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हो तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस शेयर होल्डर्स फंड। तो पहले हमें फाइंड करना होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कैसे फाइंड किया जाता है? ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड फाइंड किया जाता है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी से। कैसे फाइंड किया जाता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, उससे मिल जाएगा आपको शेयर होल्डर्स फंड। सी, सो टोटल डेब्ट, ये तो कुछ और फाइंड कर दिया, यहाँ देखिए टोटल एसेट इज 28 लाख, और टोटल लायबिलिटी जो है वो है, टोटल लायबिलिटी कहाँ गई? जस्ट अ सेकेंड, हाँ, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट हमारे कितने थे? तो टोटल असेट थे हमारे पास 28 लाख प्लस 17 लाख, है ना, तो ये हमारे हैं टोटल असेट। सो टोटल असेट होता है अपना 45 लाख, उसमें टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है 15 लाख, तो हमारे पास 30 लाख। ये 30 लाख क्या बचा? ये 30 लाख जो है उसे हम कहेंगे इक्विटी, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। क्या कह सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। सो नाउ वी हैव शेयर होल्डर्स फंड। नाउ अब इस टोटल लायबिलिटी में से सिर्फ करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर दूं तो मुझे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल जाएगी। तो ये देख लीजिए, टोटल डेब्ट 15 लाख, करंट लायबिलिटी इतनी, माइनस किया तो बचा 13 लाख। सो 13 लाख आ गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी।
ना अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये रहा फॉर्मूला, ये वैल्यू रखी, सो आंसर क्या है 0.43 × 1। सो दिस इज आवर आंसर। देखो समझ में कब आएगा, जैसे मैं कोई भी एक इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करूं तो आप उसे पॉज करो और शांति से लिखो, ठीक है। ऑल्दो ये वीडियो 10 या 15 मिनट का ही बनता है, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो इट विल टेक 1 आवर, इट विल टेक मोर देन 1 आवर। क्योंकि सोचो अगर हम क्लासरूम में होते तो क्या करते, क्लासरूम में होते तो मैं एक बोर्ड पे सम करवाता, फिर आप कर रहे होते, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से स्टडी करोगे तो आएगा, अदरवाइज आप अगर ऐसा सोचते हो कि बस देख लेने से आ जाएगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट गोना हैपन। सो आज के लिए इतना ही। होमवर्क नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क है आपका इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन 18 तक कंप्लीट होना चाहिए, और एक्सरसाइज में सम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 2 टाइम्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।